नमस्कार, अपडेट एट 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। सबसे पहले नजर अभी तक के बड़े अपडेट्स पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न, राष्ट्रपति भवन ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री ने फैसले पर जताई खुशी। समाचार पत्र में लेख लिखकर उनकी सादगी, विनम्रता और सामाजिक उत्थान के प्रयासों की प्रशंसा। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत के गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आज करेंगे उद्घाटन। साल भर चलने वाले अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और राष्ट्र को बांधने वाले साझा मूल्यों का जश्न मनाना। कानूनी सहायता के लिए एक एकीकृत कानूनी इंटरफेस न्याय सेतु का भी होगा इस अवसर पर शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने अमृतकाल के पल पल का राष्ट्रीय हित में उपयोग करने का किया आह्वान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लाल किले में हुए पराक्रम दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। बोले, भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से सशक्त और सामरिक रूप से समर्थ बनाने का लक्ष्य। अयोध्या में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। पहले दिन लाखों भक्तों ने किए दर्शन। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रभु श्री राम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सहज गीता नामक पुस्तक का किया विमोचन। आईआईटी कानपुर और आईआईटी बेंगलुरु के पूर्व छात्र अविनाश कुमार हैं सहज गीता के रचनाकार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के सरकार के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की है। कर्पूरी ठाकुर की इस वर्ष जन्म शती मनाई जा रही है। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। इससे पहले राष्ट्रपति भवन ने एक विज्ञप्ति में जानकारी दी कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है। जाने माने सामाजिक नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा मिलेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज यानी कि 24 जनवरी को 100वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लेख लिखकर जननायक के जीवन के आदर्शों को याद किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि आज कर्पूरी बाबू की 100वीं जन्म जयंती है। मुझे कर्पूरी जी से कभी मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उनके साथ बेहद करीब से काम करने वाले कैलाशपति मिश्र जी से मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। सामाजिक न्याय के लिए कर्पूरी बाबू ने जो प्रयास किए उससे करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। उनका संबंध अति पिछड़े वर्ग से था। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने कई उपलब्धियों को हासिल किया और जीवन भर समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। अपनी अंतिम सांस तक सरल जीवन शैली और विनम्र स्वभाव के चलते आम लोगों से गहराई से जुड़े रहे। प्रधानमंत्री ने लिखा कि उनके साथ काम करने वाले लोग याद करते हैं कि कैसे वो इस बात पर जोर देते थे कि उनके किसी भी व्यक्तिगत कार्य में सरकार का एक पैसा भी इस्तेमाल ना हो। राज्य के नेताओं के लिए एक कॉलोनी बनाने का निर्णय हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने लिए कोई जमीन नहीं ली। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि सामाजिक न्याय तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मन में रचा बसा था। उनके राजनीतिक जीवन को ऐसे समाज के निर्माण के प्रयासों के लिए जाना जाता है जहां सभी लोगों तक संसाधनों का समान रूप से वितरण हो और सामाजिक हैसियत की परवाह किए बिना उन्हें अवसरों का लाभ मिले। उनके प्रयासों का उद्देश्य भारतीय समाज में पैठ बना चुकी कई असमानताओं को दूर करना था।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत के गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 11:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। कार्यक्रम में न्याय तक पहुंच योजना दिशा की उपलब्धि पर एक पुस्तिका का भी विमोचन किया जाएगा। दिशा योजना के तहत टेली लॉ प्रोग्राम ने टेली लॉ सिटीजन्स मोबाइल ऐप के उपयोग और देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 67 लाख से अधिक नागरिकों को मुकदमे पूर्व सलाह के लिए जोड़ा है। कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान चलाया जा रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को आधिकारिक तौर पर राम मंदिर खुलने के पहले ही दिन रिकॉर्ड बन गया। लाखों की संख्या में राम भक्तों ने मंदिर खुलने के पहले ही दिन रामलला के दर्शन किए। मंदिर खुलने का समय सुबह 7 बजे था, लेकिन श्रद्धालु में उत्साह इस कदर था कि भीषण शीत लहर के बावजूद हजारों श्रद्धालु कतारों में भक्ति भाव में लीन होकर मंदिर खुलने का इंतजार करते दिखाई दिए। मंदिर में रात 9 बजे तक दर्शन करवाए गए। इंतजाम सुचारू बनाने के लिए शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से धैर्य रखने का आग्रह किया। इस बीच अयोध्या आने वाली रोडवेज बसों को भी रोकना पड़ा। अयोध्या पहुंच रही भक्तों की भीड़ के मद्देनजर प्रशासन ने यहां आने वाले सभी वाहनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और आज भी नवनिर्मित मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए लाखों की भीड़ दर्शनों का इंतजार कर रही है। राम मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सचिव पंकज से मंदिर के स्वप्न साकार होने पर बात की हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने। भगवान राम अपनी जगह विराजमान हैं और इस आंदोलन के लिए लंबा संघर्ष विश्व हिंदू परिषद कर रहा है और उस संघर्ष का ही परिणाम है कि आज पूरा देश राम मंदिर बन चुका है और अयोध्या उस मंदिर का गर्भगृह सा नजर आती है। हम बात करते हैं अब आगे क्या होगा और जो विश्व हिंदू परिषद में जो एक लंबा संघर्ष हुआ है उस संघर्ष के बारे में भी बात करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय सचिव का दायित्व निभा रहे पंकज जी से मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये अपने आप में कितना संतुष्टि का क्षण है? ये एक नई सुबह है जब भगवान राम अपने जगह पर विराजमान हो चुके हैं। ये देश राम से जाना जाता है क्योंकि भारत एक आध्यात्मिक देश है। हमारा राम के साथ जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का संबंध है। जब बच्चा जन्म लेता है तब राम राम उसकी जीभा पर शहद से लिखा जाता है और उसी राम का नाम लेकर के वो अभिवादन करता है अपने सगे संबंधियों का। राम राम कह करके ही अपनी सुख समृद्धि की कामना भी करता है और राम नाम सत्य का सहारा लेकर के इस जीवन की अंतिम यात्रा भी पूरी करता है। इसलिए राम हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। उस प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के ऊपर वो 500 वर्षों तक और बेदखल रहे। अनेक पीड़ाएं झेली हैं, अनेक संघर्ष भी झेले हैं, उसमें बलिदान भी हुआ है, परंतु उस का परिणाम कल सुखद रूप में सारे देश के सामने आया। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अपने घर में बसे बैठे विराजित हुए हैं। आपसे समझना चाहूंगा कि आगे की क्या रणनीति रहेगी खासतौर पर अयोध्या को लेकर, चूंकि अपेक्षा से कहीं ज्यादा दर्शनार्थी और श्रद्धालु देश भर से अयोध्या में जुट चुके हैं। सुलभ दर्शन हो, बेहतर व्यवस्था हो, चूंकि
दायरा बहुत बड़ा है जो लोग आ रहे हैं, तो ऐसे में आगे क्या रणनीति रहेगी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से? आखिरी सवाल। देखिए, अयोध्या आने वाले दिनों में भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकसित होगी और अब सब लोगों का जहां पर हम राम के प्रति हमारी भक्ति है, हम राम को अपना और अपने को राम का मानते हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक सवाल खड़ा होगा कि राम भारत की पहचान है, मर्यादा के महानायक हैं, हमारे मानव जीवन की वो आचार संहिता भी है। इसलिए उस राम से यह राष्ट्र निर्माण का कार्य, राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। अब राष्ट्र के कार्य का निर्माण हमको करना है। भारत एक समृद्धशाली, सब प्रकार से सुविधा, सहजता, गुण, संस्कृति और मानवता की रक्षा में विश्व का मार्गदर्शन कर सके, उस स्थिति में भारत के निर्माण का कार्य अभी शेष है। ये इस अभियान की परिणति वहां जाकर के होगी, राम मंदिर से राष्ट्र का निर्माण का मंदिर बनेगा। द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। इसमें प्रधानमंत्री ने लिखा है कि अयोध्या धाम में अपने जीवन के सबसे अविस्मरणीय क्षणों का साक्ष्य बनकर लौटने के बाद मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं एक अयोध्या अपने मन में भी लेकर लौटा हूँ, एक ऐसी अयोध्या जो कभी मुझसे दूर नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि अयोध्या जाने से एक दिन पूर्व मुझे आपका पत्र मिला था। आपकी शुभकामनाओं और स्नेह का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैंने एक तीर्थ यात्री के रूप में अयोध्या धाम की यात्रा की। जिस पवित्र भूमि पर आस्था और इतिहास का ऐसा संगम हुआ हो, वहां जाकर मेरा मन अनेक भावनाओं से विवल हो गया। ऐसे ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना एक सौभाग्य भी है और एक दायित्व भी। आपने मेरे 11 दिन के व्रत अनुष्ठान और उससे जुड़े यम नियमों के विषय में चर्चा की। हमारा देश ऐसे अनगिनत लोगों का साक्षी रहा है जिन्होंने शताब्दियों तक अनेक संकल्प व्रत किए, जिससे रामलला पुनः अपने जन्म स्थान पर विराज सके। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत यात्रा पर हैं। आज वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी एक विशेष बैठक करने वाले हैं। हम बता दें कि दोपहर 12 बजे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ उनकी एक बैठक होगी। शाम 4 बजे ICWA सप्रो हाउस में 47वें सप्रो हाउस व्याख्यान में वो हिस्सा लेंगे। शाम 6 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। अपनी भारत यात्रा के दौरान डेनिस फ्रांसिस मुंबई में 26/11 स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मुंबई में उनके कार्यक्रमों में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी शामिल है और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित सुधारित बहुपक्षवाद के नई दिशा पर एक संबोधन भी शामिल है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस राजकीय अतिथि के रूप में भाग लेंगे। पराक्रम दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले में ऐतिहासिक प्रतिबिंबों और जीवंत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को एक साथ जोड़ते हुए उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। ये उत्सव 31 जनवरी तक लगातार जारी रहेगा। नेताजी को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कल ही पूरा विश्व भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक ऐतिहासिक पड़ाव का साक्षी बना है। भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा को पूरे विश्व ने अनुभव किया है। उन्होंने कहा कि आज पराक्रम दिवस पर लाल किले से भारत पर्व का भी आरंभ हो रहा है। अगले 9 दिनों में भारत पर्व में गणतंत्र दिवस की झांकियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ के द्वारा देश की विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। आज यहां नेताजी के जीवन को दर्शाने वाली प्रदर्शनी लगी है। कलाकारों ने एक ही कैनवस पर
नेताजी के जीवन को चित्रित भी किया है। मैं इस प्रयास से जुड़े सभी कलाकारों की सराहना करता हूं। कुछ देर पहले मेरी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत युवा साथियों से भी बातचीत हुई है। इतनी कम उम्र में उनका हौसला, उनका हुनर अचंभित करने वाला है। भारत की युवा शक्ति से जितनी बार मिलने का अवसर मुझे मिलता है, विकसित भारत का मेरा विश्वास उतना ही मजबूत होता है। देश की ऐसी समर्थ अमृत पीढ़ी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस बड़ा रोल मॉडल है। साथियों, आज पराक्रम दिवस पर लाल किले से भारत पर्व का भी आरंभ हो रहा है। अगले 9 दिनों में भारत पर्व में गणतंत्र दिवस की झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा देश की विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत पर्व में सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों का प्रतिबिंब है। ये पर्व है वोकल फॉर लोकल को अपनाने का। ये पर्व है पर्यटन को बढ़ावा देने का। ये पर्व है विविधता के सम्मान का। ये पर्व है एक भारत श्रेष्ठ भारत को नई ऊंचाई देने का। मैं सभी से आह्वान करूंगा कि हम सब इस पर्व से जुड़कर देश की डायवर्सिटी को सेलिब्रेट करें। मेरे परिवारजनों, मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब आजाद हिंद फौज के 75 वर्ष होने पर मुझे इसी लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। लाल किले की नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका है। लाल किले के परिसर में एक संग्रहालय बोस और INA की विरासत को संरक्षित और सम्मान देने के लिए समर्पित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने ही साल 2019 में नेताजी के जन्म दिवस के अवसर पर किया था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए 1,500 से अधिक किसानों को आमंत्रित किया है। ये किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं। अपने प्रवास के दौरान किसान कृषि अवसंरचना कोष, राष्ट्रीय बीज सहयोग और प्रति बूंद अधिक फसल जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं का प्रशिक्षण भी लेंगे। दिल्ली में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की और उनसे खास तौर पर संवाद किया। इस साल 19 प्रतिभाशाली बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन बच्चों को कला और संस्कृति, बहादुरी, इनोवेशन, सोशल सर्विस और खेल के क्षेत्र में उनके असाधारण काम के लिए पुरस्कार दिया गया। 5 से 18 साल के बच्चों को दिए जाने वाला ये पुरस्कार इस बार 9 लड़कों और 10 लड़कियों को दिया गया। बहादुरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इनोवेशन की श्रेणियों में प्रत्येक में श्रेणी में एक, समाज सेवा की श्रेणी में 4, खेल की श्रेणी में बच्चों और कला और संस्कृति की श्रेणी में 7 बच्चों को पुरस्कार दिए गए। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सहज गीता नामक पुस्तक का विमोचन किया। सहज गीता में संपूर्ण भगवत गीता को सरल हिंदी काव्यात्मक शैली में लिखा गया है, जिसके रचनाकार IIT कानपुर और IIM बेंगलुरु के पूर्व छात्र अविनाश कुमार हैं। लेखक ने 10 वर्षों की साधना के बाद इस पुस्तक की रचना की है।
इसमें गीता के श्लोकों को हिंदी में सहज रूप में पद्यवद्य किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन ने किया है। उपसभापति ने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारतीय संस्कृति का सार गीता है और गीता का ये सहज रूप लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव डालेगा। सबको बहुत बधाई देनी चाहिए अविनाश जी को, उन्होंने एक बड़ा काम किया है और सहज भाषा में किसी चीज को कहने का अर्थ और प्रभाव क्या होता है। आपने देखा वशिष्ठ जी ने रामायण लिखी, वाल्मीकि जी ने रामायण संस्कृत में लिखी, तुलसीदास जी ने अवधी में लिखा। उसको पूरी दुनिया में जो उसका असर है, देश के गांव-गांव तक, जहां तक शिक्षा नहीं पहुंची, जहां तक लोगों ने पढ़ना लिखना नहीं जाना, वहां तक उसके गंभीर और गहरे संदेश आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से। तो आपने गीता को और सहज और सरल बनाकर बड़ा काम किया है, इसलिए पुनः आपको बहुत बधाई। विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये पुस्तक मन में उठे प्रश्नों का उत्तर तलाशने में मदद करने वाली है। साथ ही उन्होंने कृष्ण के 18 नामों के महत्व का भी विस्तार से वर्णन किया। जिसको हम सब जानते हैं, वो वार्तालाप है कृष्ण और अर्जुन के बीच का। अर्जुन जो रास्ता भटक गए थे, पार्थ और चैरियटर के रूप में, रथ चलाने वाले के रूप में उस आत्मा को पथ प्रदर्शन का काम किया तो कृष्ण ने किया। ये सरल भाषा में और वो भी कविता के रूप में जो सहज गीता अविनाश जी ने लिखी है, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। लेकिन 2-3 पन्ने में ज़रूर इसमें से आपके बीच में थोड़ा सा और डिस्कस करूँगी। एक तो अंत में कृष्ण के 18 नाम हैं और ये पेज ज़रूर पढ़िएगा कि 18 नामों से अर्जुन ने कृष्ण को पुकारा और वो जो 18 नाम है वो केवल मायने नहीं है, कोई उसका अर्थ है ऐसा नहीं है, वो अर्जुन की मनस्थिति डिस्क्राइब कर रहे हैं। सहज गीता भगवत गीता का हिंदी काव्यात्मक शैली में सरलीकृत अनुवाद और लयबद्ध लिपि होने के अलावा रोजमर्रा के जीवन के उदाहरण प्रस्तुत करती है, जहां आनंदमय और सरल जीवन के लिए गीता के मूल सिद्धांत को अपनाया जा सकता है। तो अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, क्या गीत को मेरे धैर्यपूर्ण सुन पाया? मोह जो पैदा हुआ था तेरा, क्या वो नष्ट हो पाया? और अर्जुन बोले, हे अच्युत, मैं हूँ मोह रहित अवज्ञानी, मात्र आपकी आज्ञा का मैं हूँ बस अनुगामी। गीता में मेरा सबसे प्रिय श्लोक जो मेरे लिए गीता की आत्मा है वो है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावध्याम उच्चते भूत भावोद्भाव करो विसर्ग कर्म संचिते। इतनी ब्यूटीफुल बात बोली गई है कि किसी भी जीव का, चाहे वो पत्थर भी क्यों ना हो, पत्थर की भी एक नेचर होती है, इसलिए वो पत्थर है। किसी भी जीव का एक स्वभाव होता है, वो उसका आत्म तो से आप बदल नहीं सकते। पत्थर से आप सिर्फ शीशे फोड़ सकते हो, पत्थर पे सर रख के सो नहीं सकते हो। उस अध्यात्म को आप बदल नहीं सकते, वही उसकी आत्मा है। और जो भी किसी भी जीव, किसी भी वस्तु की आत्मा को प्रकट करने के लिए त्याग किया गया है, वो उसका कर्म बन जाता है। तो हम अपने आत्म में झांके कि मेरा धर्म क्या है, मैं क्या हूँ। मैं पैदाइशी कंसल्टेंट हूँ। यहाँ सब बैठे से बोलते बहुत ज्ञान बांटता है, कुछ बहुत लेक्चर शुरू कर देता है। अब पैदाइशी कंसल्टेंट हूँ तो कम से कम यहाँ काम तो आया। जो इतने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट करके और सॉल्व कर दिया, तो गीता भी तो एक एल्गोरिथम है। तो मैं हूँ तो अपने आप को समझो, और जिसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं हो, निस्वार्थ भावना से आपने जो त्याग किया है, मैं तो यही कर सकता हूँ, वो आपका कर्म बन जाता है। इस अवसर पर उपस्थित राज्यसभा सचिवालय में एडिशनल सेक्रेटरी वंदना कुमार ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन दिया और साथ ही उन्होंने अपने उद्गार भी प्रकट किए। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, इस पल की साक्षी हूँ कि अविनाश का 1 दशक का ये तप जो है वो पूर्ण हुआ है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। बहुत ही सुंदर पल है। इसमें न केवल तपस्या है, ये डेफिनेटली इनका प्रारब्ध था कि ये कर पाए। परमात्मा ने इनको शक्ति दी
सामर्थ्य दिया और ये काम संपूर्ण हो गया। आप सबके समक्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके अलावा इतिहास में आज की तारीख से और कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हैं, आइए जानते हैं। 24 जनवरी साल 1950 को राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक तौर पर आजाद भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया। राष्ट्रगान के रचयिता राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा साल 1911 में लिखी गई एक कविता से लिया गया। राष्ट्रगान के गाने की समय अवधि 52 सेकंड रखी गई है। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे को पहली बार 27 दिसंबर 1911 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसे रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी ने गाया। 24 जनवरी साल 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। भारत के गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा। साल 2000 में पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड को राज्य से अलग किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश ने वर्तमान भौगोलिक स्वरूप को प्राप्त किया। साल 2018 से पहली बार प्रदेश के स्थापना दिवस को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। इस अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में संस्कृति, इतिहास, परंपरा, शिल्प, कौशल और प्रदेश की अन्य विविधताओं का प्रदर्शन किया जाता है। 24 जनवरी साल 1966 को होमी जहांगीर भाभा का निधन हुआ। वे भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से साल 1944 में नाभिकीय ऊर्जा का अनुसंधान आरंभ किया। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए उन्होंने साल 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की। गणतंत्र दिवस की तैयारियां इन दिनों जोर शोर से चल रही हैं। इन तैयारियों के बीच संस्कृति मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस की यात्रा से जुड़ा एक वीडियो साझा किया है। आइए आपको छोड़े जाते हैं देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली इन तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।